हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का विद्यांतरिक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं सीयूटी के सब्जेक्ट के बारे में और सीयूटी के आज सब्जेक्ट का ये पहला लेक्चर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। अर्थात आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे कि आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम टॉपिक की बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपके जो हमें कवर करना है, उसमें पहले नंबर पे आता है क्या? इंट्रोडक्शन। अर्थात जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। अर्थात पूरी इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक होगा, इसी सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा। फिर हमारा एक टॉपिक होगा 5 ईयर प्लान, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान का फिक्स होता है। थर्ड नंबर पे होता है क्या? तो थर्ड नंबर पे हम लोग दोस्त जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। फिर दोस्त हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो एक टॉपिक हमारा रहेगा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, और डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। फिर दोस्त एक दिन हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन क्या होती है। फिर दोस्त एक दिन रहेगा हम लोगों का टॉपिक इन्फ्लेशन के बाद क्या आता है, तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। बैंकिंग सिस्टम के बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आता है पॉवर्टी एंड जिसमें आता है क्या? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग दोस्त एक का टॉपिक और कवर करना रहेगा जिसे नाम दिया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज के बाद अगर हम देखेंगे तो एक टॉपिक आएगा मनी क्या होती है, अर्थात करेंसी के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी, मनी क्या होती है, मुद्रा कहते किसे हैं, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिर दोस्त एक दिन रहा जाएगा, तो एक दिन पूरा का पूरा जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड एक्ट हैं उन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी एक्ट के बाद अगर हम जितने भी एक्ट आए, जैसे फेरा एक्ट कब आया, फेमा एक्ट कब आया, इन सब के बारे में। फिर इस जो इतनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं इकोनॉमी के अंतर्गत, चाहे वो पुराने समय में चली हों, चाहे वो अभी प्रेजेंट टाइम की कोई करंट लेवल पे स्कीम इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्त हम लोग और क्या कवर करेंगे, तो जितनी भी मिसलिनियस चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, जैसे इंपॉर्टेंट कर्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ किससे संबंधित कौन सी कमेटी है, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इराडा किससे रिलेटेड है, आईआरडीए, जैसे दोस्त आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है, सेबी किससे रिलेटेड है, सिडबी किससे रिलेटेड है, इन सब के बारे में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको एक कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपके सामने है इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। पहले दोस्त समझो, एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स और एक शब्द होता है इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स और एक शब्द होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, पहले तो ये जानो। एक को कहा जाता है अर्थशास्त्र और एक को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम और कैसे एक्सपेंडिचर करना है, कितने, क्योंकि हर देशों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। उन रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका प्रॉफिट पहुंचा दिया जा सके, उसके सारे जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उनका अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। वो सारी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं, जो पढ़ी जाती हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन दोस्त जब इंप्लीमेंट कर देते हैं तो इंप्लीमेंट करने से जो सिस्टम क्रिएट होता है, किस प्रकार का वो पूरा सिनारियो क्रिएट होता है, उसे कहा जाता है क्या? इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी अर्थ एक सिस्टम है। इकोनॉमी एक अधूरा शब्द है। जब भी आप इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले उस देश का नाम, उस संस्था का नाम लिखना जरूरी होगा जिसके बारे में ये पढ़ाया जा रहा है। जैसे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी, विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी, यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूएसए इकोनॉमी, चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं तो चाइनीज इकोनॉमी। हर देश का नाम यहाँ पर जुड़ना कंपलसरी हो जाता है। इकोनॉमी क्या होता है? वो सिस्टम जिस सिस्टम के तहत हम सारी चीजें किसी देश, किसी संस्था के लिए पूरा का पूरा क्रिएट करते हैं। लेकिन जहां पर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, एक आपको ध्यान आ रहा होगा, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र
और दोस्त इसे हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र एक किताब भी थी। अर्थशास्त्र एक किताब भी है। सुनना, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है अर्थशास्त्र एक बुक है। अर्थशास्त्र जो है एक बुक भी है। और अर्थशास्त्र बुक लिखा किसने है? तो चाणक्य ने लिखा है इसको। जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये बुक किसके बारे में बताती है? तो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं गवर्नेंस के बारे में बताती है। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है जिसमें रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है और किस प्रकार से लोगों के बीच में उसका फायदा पहुंचाना है, इनके बारे में बताती है। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर दो चीजों पर और बात करेंगे। एक तो होगा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और एक होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। दोस्त एक टॉपिक रहेगा टैक्सेशन क्या होता है, एक टॉपिक रहेगा बजट से रिलेटेड सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हर वो चीजें आपको कंप्लीट रूप से प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट हैं, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से निकल सकता है, कंप्लीट हो सकता है और आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है। तो याद रखना, मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक बुक है, और जबकि इकोनॉमी क्या है तो वो सिस्टम, जिस सिस्टम में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर हम दोस्त इकोनॉमी की परिभाषा देखें तो इकोनॉमी की परिभाषा क्या होती है? द लार्ज सेट ऑफ interrelated production, consumption and exchange activities that aid in determining how scarce resources are allocated in the country period of time। अर्थात जितनी भी हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, वही मैंने परिभाषा जो अभी थोड़ी देर पहले बताई कि हर रिसोर्सेज को किस तरीके से हम प्रोडक्शन में लेकर आएँ, कैसे उसका कंजम्पशन मेंटेन करें, क्योंकि आपको भी पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पूरी पॉपुलेशन को किस प्रकार से रिसोर्सेज का फायदा पहुंच सके, वो जिस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ाया जाता है वही सिद्धांत कहलाता है इकोनॉमिक्स। अरे जैसे हम ही लोग की नॉर्मल भाषा की बात होती है, हम कहते नहीं हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल स्थिति गड़बड़ हो गई है, तो ये कैसे तय किया जाता है दोस्त? ये तय कैसे होता है, तो ये बात आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कभी आय से ज्यादा व्यय कर देते हैं। जब हमारा पर्टिकुलर एक पूरी सैलरी फिक्स है, एक पूरा सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है, लेकिन जब हम अपना आय से ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उसी कम आय में या इनकम जो भी हमारी है उसमें सही तरीके से सारा सिनारियो बन सके, सारा एक्सपेंडिचर का तरीका बन सके, सेविंग अच्छी हो सके, ग्रोथ अच्छी हो सके, वो तभी पॉसिबल है जब आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। दोस्त याद रखिएगा, आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द फिफ्थ इन द वर्ल्ड ऑफ नॉमिनल जीडीपी, दुनिया करंट का डेटा है ये, हम दुनिया में जीडीपी के अनुसार कौन से नंबर पे वेरी कर रहे हैं? तो फिफ्थ नंबर पे वेरी कर रहे हैं। और हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, पीपी है, वो कौन से नंबर पे हम आते हैं? तो थर्ड नंबर पे आते हैं। कौन से देशों में? G20। अब वही G20 जिसका नाम अभी बदल करके क्या हो गया है? G21। ये विश्व की उन डेवलपिंग अर्थव्यवस्थाओं का या उन विकसित अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनका समूह है जिनसे इस दुनिया की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। आपको पता होगा G20 की एक बैठक भारत ने भी ऑर्गेनाइज की थी, किस वर्ष की थी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्त याद रखिएगा G20 में जितने भी देश हैं उन देशों में हम 5वें नंबर पे विश्व में आते हैं और थर्ड नंबर पे पावर परचेजिंग उसमें प्राइस के अंतर्गत आते हैं या पैरिटी के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, ये भारत का ऐसा करंट का डेटा है जिसको आपको हम करंट की चीज़ों से जोड़ करके पढ़ेंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आएँ और ताकि सारी की सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकें, पढ़ सकें। दोस्त याद रखना है कि हमारे पास जो हमारा पूरा सिनारियो है, हमारा सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है कि सरकार किस प्रकार से, ध्यान से सुनना, आपको पता होगा कि हमारी जो इनकम होती है वो इनकम हम पूरी तरीके से हाउस होल्ड में लगाते हैं, इसी में से हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर से यहाँ पर किसी फर्म को पैसा जाता है जहां से सारी चीजें उत्पादित हो रही हैं।
ऐसे समझो सारी चीजें सर्कुलर में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई, ध्यान से सुनना कि देखो, मान लेते हैं हम यहां पर हैं, हम लोग काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, और पैसा कहां से मिलता है? गवर्नमेंट से। मान लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट से, ना प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन ये पैसा हम कंज्यूम करते हैं मार्केट में, मार्केट से ये पैसा फिर एक तरीके से फ्लो में सरकार के पास टैक्सेस के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से फिर तरीके से पहुंचता रहता है। यहां पे जो फर्म होती है, मार्केट हो गया, मार्केट से फर्म, फर्म से फिर इसी तरीके से सरकार जब पूरी तरीके से ये पैसा सर्कुलेट करती रहती है तो अच्छा, हमारे पास से पैसा सरकार के पास जाता है टैक्सेस के माध्यम से, यहां से पैसा सरकार के पास जाता है टैक्सेस के माध्यम से, मार्केट से पैसा भी जाता है, और ये पूरा सर्कुलेशन बना रहता है। ये टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स है, स्टेट का कौन सा टैक्स है, इन सब के बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज तो बात कर रहे हैं नॉर्मल सी इकोनॉमी की डिफिनीशन की, इकोनॉमी कहते किसे हैं उसके बारे में। दोस्त याद रखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ व्यक्तियों के बारे में, जिन व्यक्तियों से ये पूरा का पूरा पॉइंट बना हुआ है, याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे पहला पॉइंट आइए हम बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्त सुनना, अगर आपसे बात कर लिया जाए, अगर आपसे छोटा सा पॉइंट पूछा जाए, कोई बात नहीं, देखिएगा, ठीक सुनना। दोस्त आपको दिख रहा होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस पूरे विषय के बारे में सबसे पहले बताया था, जिन्होंने इसको एक विषय के रूप में प्रतिपादित किया था, उनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बुक है जो बड़ी फेमस है, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट के बारे में, पूरे पूरे इस सब्जेक्ट के सिनारियों के बारे में लोगों के सामने अपना व्यक्तिगत अनुभव और सारी चीजों को प्रस्तुत किया था। दोस्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द मैन हु डिवाइडेड इंडियन इकोनॉमिक, द मैन हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, तो उनका नाम क्या था? जिन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो उनका नाम याद रखिएगा, रेगनर फ्रिज था। अर्थात जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे, सुनना इसे। अगर दोस्त आपसे पूछा जाए, ये है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स को इन्होंने कितने हिस्सों में बांटा? दो, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ लिया जाए कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। जिन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा था उनका नाम क्या है? जिन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा था उनका नाम था रेगनर फ्रिश। क्या नाम है उनका? रेगनर फ्रिश उनका नाम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जिसे दोस्त हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये इसी को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहां पर क्या आता है? समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब क्या होता है? जब हम किसी इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, किसी एक संस्था, किसी एक कंपनी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं, तो माइक्रो का पार्ट आता है, और जब हम पूरे होल कंट्री का अध्ययन करते हैं तो मैक्रो का पार्ट आता है। अगर दोस्त आपसे पूछ लिया जाए इसे माइक फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो इसमें एक का नाम तो आएगा एडम स्मिथ का ही, और दूसरे नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम आता है, अल्फ्रेड मार्शल का। किसका? अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है। मार्शल का नाम आता है। दोस्त इसमें अगर बात कर लेते हैं तो इसमें किस व्यक्ति का नाम आता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आता है। जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखो याद रखना, इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। इसकी डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आ सकता है इसके जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ हैं। तो यही ये कह रहा है कि अच्छा, रेगनर फ्रिश कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। इसी तरीके से सारी चीजों को जोड़ करके हमें आपको इसे पढ़ना है। अगर दोस्त आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो उनका नाम याद रखना, जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। अगर हाँ, अब भारतीय प्रोस्पेक्टस में बात की जाए, एक पॉइंट इसमें नीचे है, लेकिन भारतीय प्रोस्पेक्टस में बात की जाए तो तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है। तीन लोगों में दोस्त पहला नाम किसका रहेगा? एक तो रहेगा फादर ऑफ
इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय सारे आयाम को कवर किन्होंने किया था? फिर एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म। फिर एक आता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लान। ये 3 पॉइंट बनते हैं दोस्त। इन तीनों का उत्तर अलग अलग तरीके से है और इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। पहले वह व्यक्ति जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, आपको पता होगा, दरअसल ब्रिटिश सरकार बार बार हम लोगों से कहती थी, जब हम आज़ादी के दौरान थे, जब लगातार विद्रोह हो रहे थे, लगातार हम अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से आंखें आंखें डाल करके उनसे बात करते थे कि आज़ादी तो चाहिए हमें, तो अंग्रेजों ने हमारे सामने हमेशा एक बात बोली थी कि हम लोगों के सामने, कि तुम लोगों के यहाँ था क्या? तुम लोगों को मैंने हर चीज़ों को, कच्चे माल को कैसे, रॉ मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करना है, मशीनरी क्या होगी, तुम लोग तो हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करते थे, उसी तरीके से चीज़ें तुम्हारे यहाँ, ना तो विकास की कोई नई चीज़ें थी, ना तो ट्रेन था, ना तो कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने सब कुछ तुम्हें दिया है। अगर इन अंग्रेजों के द्वारा यह कहा जाता था कि अगर हम 100 रुपए तुमसे कमा रहे हैं तो 100 रुपए तुम पर ही लगा रहे हैं। वह व्यक्ति जिन्होंने सारे डेटा को एनालाइज किया और अंग्रेजों के सामने बात रखी कि भैया तुम हम पर 100 रुपए का पूरा 100 रुपए नहीं खर्च कर रहे हो, यहाँ से आधा से ज्यादा पैसा ले जा करके तुम ब्रिटेन की झोली में भर रहे हो और हम पर नाम मात्र का खर्च करके तुम हम पर हुकूमत कर रहे हो। ये किताब जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था उनका? दादा भाई नौरोजी नाम था, जिन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे और इन्हें भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इनकी किताब बहुत फेमस है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब थी, जिसमें इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ का मतलब हमारे यहां से सारी जो हमारा पूरा पैसा है, पूरी पूरी वेल्थ है, उसको ड्रेन करके, चूज करके तुम यहां से लेके चले जा रहे हो। ये अंग्रेजों के सामने इन्होंने पहली अपनी किताब में इसी में रखा था। भारत में गरीबी क्या है, भारत में पॉवर्टी का मुख्य कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो वो डेटा इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा दोस्त, एक आता है पॉइंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब सुधार। जो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई चल रही थी, उस अर्थव्यवस्था को सही किया था, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया था, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था। आपने सुना होगा एक मॉडल दिया गया था 1991 के आसपास, और उस पूरी थ्योरी को कहा जाता है एलपीजी प्रोग्राम। जिस व्यक्ति ने इस थ्योरी को दिया था, उस व्यक्ति का नाम था, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, हमारे पुराने, या हमारे जो प्रधानमंत्री जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी को, मनमोहन सिंह जी ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एलपीजी प्रोग्राम, तब उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस समय हमारे पीएम कौन थे? तो पीएम का नाम याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। जिन्होंने जो उस समय एलपीजी प्रोग्राम, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनका मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे। याद रखिएगा दोस्त, इकोनॉमिक प्लान, जिन्होंने कहा था कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले आपको इसका प्लान और टारगेट सेट करना पड़ेगा। अर्थात ऐसे नहीं कि देश की आजादी के बाद रातों रात हमारी सारी चीजें विकसित हो जाएंगी। आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम आप पढ़ने बैठते हैं तो टारगेट फिक्स करते हैं, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा उठाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ते रहते हैं तो हमारी उतनी चीजें अच्छी नहीं हो पाती हैं। इन्होंने कहा था कि आप 10-10 साल के लिए टारगेट फिक्स करिए। अगर टारगेट फिक्स करते हैं तो चीजें अपने आप उस टारगेट को अचीव, हालांकि पूरा सब कुछ करिए, लेकिन एक प्राइमा फेसी पे रखिए कि पहले इसको कंप्लीट करना है। इन्होंने 10 साल का टारगेट दिया था। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय सिनेरियो से। इनका नाम क्या था? सर एम विश्वेश्वरैया।
ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया। अच्छा, सर एम विश्वेश्वरैया से दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहली बात तो इन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था 1934 में लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। दोस्त एक पॉइंट और याद रखना कि इनका जन्मदिन मनाया जाता है 15 सितंबर को, और उसी दिन मनाते हैं हम लोग नेशनल इंजीनियर्स डे, अर्थात राष्ट्रीय अभियंता दिवस। इंजीनियर्स डे इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने एक बांध का भी डिजाइन दिया था, जिस बांध का नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ नाम हैं जिस नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पहले इसके जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फिर जिन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिर इसके बाद माइक्रो इकोनॉमी के जन्मदाता, मैक्रो इकोनॉमी के जन्मदाता, हम सारे पॉइंट को कवर किए। दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है, तो पहले इन दोनों बातों पे चर्चा करते हैं। देखो, इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, होल के बारे में। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ए गुड, इसमें पूरा होता है पूरी की पूरी चीजों पर इन्फ्लेशन होता है। इसमें किसी इंडिविजुअल पोर्शन पर होगा, किसी इंडिविजुअल पार्ट पर होगा। इंडिविजुअल लेबर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर में लेबर में मार्केट में, जैसे कोचिंग सेक्टर हो गया, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर के बारे में पढ़ा जाए। इसमें पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, सारी चीजों पे। इसमें किसी एक कंज्यूमर के बिहेवियर पर चर्चा की जाती है, उसके डिमांड पर चर्चा की जाती है, और इसमें पूरी की पूरी एग्रीगेट डिमांड की, ये सप्लाई ऑफ गुड्स से संबंधित है। किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई संस्था, उससे कितना ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितनी गुड्स है, उनके सारा रिलेटेड होता है। जबकि ये पूरी संबंधित होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी क्या है, अर्थात जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन सब के बारे में पॉइंट होती है। तो माइक्रो और मैक्रो में जमीन आसमान का उत्तर होता है। मैक्रो होल के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो। अच्छा, माइक्रो टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमी के कुछ ही टॉपिक हैं जिन्हें हमें आपको कवर करना है, बाकी सारा टॉपिक इसी के बारे में कवर करेंगे। दोस्त हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी के टाइप के बारे में। इकोनॉमिकल टाइप, इकोनॉमी टाइप को अगर आपको दोस्त जानना है तो इसको कई सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार से है। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का क्या उसमें हस्तक्षेप होता है उसके आधार पर। दूसरे नंबर पे दोस्त एक आता है क्या, अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, अर्थात कौन से इकोनॉमी में किस सेक्टर का ज्यादा बोलबाला है। तीसरे नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। चौथे नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। पांचवें नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, और छठे नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ये कई टाइप से इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक एक बातों पर चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्त अगर हम बात करते हैं सबसे पहला अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अर्थात रोल ऑफ गवर्नमेंट पे, तो सीधी सीधी बात है, ऐसे समझना। एक ऐसा देश है जहां सारे सेक्टर, जहां सारी चीजों पर कब्जा किसका है, तो सरकार का है। सरकार उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में रखी है, सरकार उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। जैसे दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं, पहला एक आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक को कहा जाता है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक को कहा जाता है कम्युनलिज्म, अर्थात जहां पर एक पर्टिकुलर, जैसे इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, हम पहले तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, सुनना। सोशलिज्म इकोनॉमी किसे कहते हैं, जहां सरकार का रोल बड़े लेवल पे होता है। सरकार का रोल बड़े लेवल का मतलब सरकार हर चीजों पर कंट्रोल खुद रखना चाहती है, जहां 51, हर क्षेत्र में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है। अच्छा, सरकार जब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बनाती है तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कहीं एक चीज, कहीं किसी चीज का फायदा किसी एक ग्रुप तक न संगीतृत हो पाए, उसका फायदा गरीब से गरीब और हर व्यक्ति को उतने हिसाब से मिले जैसा उनका अधिकार है।
ये समाज में सबको बेहतर की तरीके से लाने का प्रयास करती है, अर्थात समाज में सोशल वेलफेयर सिस्टम को क्रिएट करना चाहती है, वेल्थ इक्वलिटी को क्रिएट करना चाहती है और आदि सारी चीज़ों पर इसमें सरकार अपना कंट्रोल चाहती है। एक आता है कैपिटलिज्म, इसमें है निजी, अर्थात इकोनॉमिकल सिस्टम पर जिन देशों पर कब्जा पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का होता है। और प्राइवेट सेक्टर की आप कहानी जानते हैं कि जब तक मेहनत है, जब तक आप पैसा दे रहे हैं, तब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। सरकार में क्या होता है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो लोग एक तरीके से स्टेबल मानते हैं खुद को। प्राइवेट जॉब में होता है कल आपको रिटायर अगर होना है तो आज भी उतनी तल्लीनता से, उतनी मेहनत से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से आप पहले दिन काम कर रहे थे। एक तरीके से आता है कम्युनिज्म, ये एक तरीके से क्या आता है, एक क्लासेस सोसाइटी विद सेंट्रल प्लानिंग, कलेक्टिव ओनरशिप एंड कॉमनवेल्थ, अर्थात जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी व्यक्तियों का सब चीजों पर अधिकार बराबरी का हो। एक तरीके कम्युनिज्म, या एक तरीके से आपने जानते होंगे कम्युनल पार्टीज होती हैं, कम्युनल बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जहां हर चीज पर संकेंद्रण सबका हो। ऐसा नहीं, ना तो सरकार का ना तो प्राइवेट का, नहीं, जनता का संकेंद्रण हो। और ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं, क्योंकि जनता के पास अगर संकेंद्र जाएगा लूट खसोट के सब भर लेंगे, है कि नहीं। तो याद रखना, ये जो होता है, ये याद रखिएगा, ये पॉसिबल बहुत कम देशों में हो पाता है, लेकिन आपको दो चीजों को याद रखना। सोशलिज्म उसे कहते हैं जहां सरकार का कंट्रोल हो, कैपिटलिज्म उसे कहते हैं जहां पर प्राइवेट कंपनियों का हो। भारत किसको अपनाता है, तो याद रखिएगा भारत इन दोनों में किसको अपनाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड का मतलब दोस्त क्या है, हमारे यहाँ सरकार का भी कंट्रोल है, प्राइवेट का भी कंट्रोल है, दोनों लोग साथ में कंधे से कंधा मिला करके चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अरे सीधा सीधा बात करो आप, जैसे अपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। आईटी अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, लेकिन लगातार जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन का दौर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले है रोल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, पॉलिटिकल रूप से। तो याद रखना, एक होती है प्राइवेटाइज, जो इसको कहा जाता है कैपिटलिज्म, एक होती है जिसे कहते हैं सोशलिज्म, और एक होती कहते हैं कम्युनिज्म। हम किसको मानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट का भी और सरकार का भी रोल बराबरी का होता है। याद रखिएगा दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं सेक्टर के अकॉर्डिंग, सेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, जहां पर आपको दोस्त प्राकृतिक संपदाओं के बारे में पता चले, कि अर्थात एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा सेक्टर जहां पर प्राकृतिक चीजों से, नेचुरल चीजों से पैसा कमा करके बेचा जा रहा है, नेचुरल तरीके से पैसा कमा के बेचा जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है चीजों का प्रोडक्शन करके, उसे प्राइमरी कहते हैं। जहां निर्माण सेक्टर की बात हो रही, जहां पर इंडस्ट्रीज की बात करने लगे, तो किसके अंतर्गत आता है, तो सेकेंडरी का। और जहां पर रुपए दे करके आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलना शुरू हो जाए, जिस देश में इस सेक्टर का रोल ज्यादा हो, उसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल किसका था, प्राइमरी का था। भारतीय जीडीपी में प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा रोल किसका हो गया है, तो टर्सरी सेक्टर का हो गया है। सबसे बड़ा रोल पहले किसका था, प्राइमरी का था। अभी सबसे बड़ा रोल किसका है, तो टर्सरी का है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आ रही बात की नहीं समझ में आपको, ठीक है। अभी रोल किसका है, तो टर्सरी का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो प्राइमरी के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर, प्राइमरी के तहत आता है फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग आता है, पोल्ट्री फार्म आते हैं, माइनिंग आता है, क्वेरिंग आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं किसके तहत, प्राइमरी के तहत। अर्थात सीधी सीधी आप देख रहे हैं बात, जहां पर नेचुरल तरीकों से चीजों को कमाया जा रहा है, नेचुरल भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों से आपको इकोनॉमी का अगर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो प्राइमरी का। जहां पर निर्माण या विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, सेकेंडरी। और जहां पर हम पैसा देते हैं तो ट्रेड, हमें साधन मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, बैंकिंग कर पा रहे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सर्विसेज हैं, जितनी भी चीज़ें, यानी अर्थात जहां पर पैसा देने के पश्चात हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। और वर्तमान समय में भारतीय जीडीपी में सबसे बड़ा रोल किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। फिर दोस्त एक आता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अनुसार क्या है, तो सुनना, डेवलपमेंट के अनुसार तीन टाइप की होती हैं।
सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला एक होती है कैपिटलिज्म, दूसरे नंबर पे आती है सोशलिज्म, तीसरे नंबर पे आती है कम्युनिज्म। हम किसको आप मानते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी को। इसमें भी 3 आती हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, 3 आते हैं। एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी और एक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। प्लानिंग में अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं तो एक आता है सेल्फ डिपेंडेंट, एक आता है टोटली डिपेंडेंट और एक आता है फर्दर डिपेंडेंट। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो एक अर्थव्यवस्था होती है ओपन और एक होती है क्लोज्ड। इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। अगर हम नाम लिखना चाहें तो लिख दें, सुनना, ओपन एंड क्लोज, इसमें सेल्फ, टोटली, फर्दर, इसमें प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, इसमें डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें कैपिटलिज्म या पहले सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। हम किसको अपनाते हैं? मिक्स्ड को। है ना? तो दोस्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुनिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेवलप्ड, अंडर डेवलप और ये डेवलपिंग की, तो अगर देखो दोस्त, अगर हम डेवलपिंग की बात कर लेते, सॉरी पहले डेवलप्ड की बात कर लेते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जहां पर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जहां पर डेवलप्ड इकोनॉमी अर्थात जो बेसिक समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा बिजली मकान, ये सारी समस्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, उन्हें नाम क्या दिया जाता है? उन्हें कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। यहाँ जीडीपी कैसी होती है? हाईएस्ट होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा होता है? हाई होता है। इजी एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया पॉइंट आता है तो आसानी से एक्सेप्ट होते हैं वो। इंजॉय गुड हेल्थ केयर होता है, एजुकेशन अच्छा है, अदर सर्विसेज अच्छी हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जाहिर सी बात है अगर एसडीआई इंडेक्स अच्छा है तो यही जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, यूएस है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, वैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। एशिया में जापान की बात कर लेते हैं, इसी में आता है। डेवलपिंग किसे कहा जाता है? जहां रोटी कपड़ा बिजली मकान की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे दोस्त, डेवलपिंग कंट्रीज आर द कंट्रीज लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेसिस कंपैरेटिवली लोअर एसडीआई, हाई एसडीआई रिलेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ जीडीपी थोड़ा कम होती है, मिडिल एसडीआई होता है, हैव सम एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, यानी चीजें होती तो हैं, प्रॉपर वे में अभी चल रही हैं, उन पर प्रयास किया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ कैसा होता है? नॉर्मल होता है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, साउथ कोरिया है, नाइजीरिया, से कई सारे देश हैं। अंडर डेवलप किसे कहा जाता है दोस्त? अंडर डेवलप उन्हें कहा जाता है जहां पर पूरी तरीके से चीजें अभी दूसरों पर निर्भर हैं और वहां पर विकास के नए आयाम अभी बन भी नहीं पा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर जीडीपी रेट एकदम नीचे होगा, लोएस्ट एसडीआई होगा, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं जो अंडर डेवलप के अंतर्गत आते हैं। दोस्त अगर हम बात कर लें इसके बाद, तो आता है प्लान्ड और नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी उन चीजों को कहा जाता है जहां दोस्त पहले से सारी चीजें पहले से प्लानिंग करके लाई जाएं। जो सारा अप्रोच है, जो सारी टेक्नोलॉजीज है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है उनको, ये पहले से। और भारत से बड़ा प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन बनेगा? क्योंकि हम लोग तो 5 ईयर प्लान ही लेकर आते थे, 5-5 साल की टारगेट फिक्स करते थे, बजट लेकर आते हैं, हर बजट में अनाउंस चीजें करते हैं कि हम इन चीजों को पूरा करेंगे, इनको आगे लेकर आएंगे, टारगेट सेट कर देते हैं। जैसे 2025 में कहा गया मलेरिया को खत्म कर देंगे। मलेरिया पेशेंट को नहीं खत्म करेंगे, मलेरिया बीमारी से उपचार, एक निजात पाने का प्रयास करेंगे। 2024 में टारगेट सेट किया गया था कि 100% इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कदम उठा, रेलवे ने इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। 2030 में टारगेट रखा गया है
कि जैसे दोस्त सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी 50% हर एनर्जी सेक्टर में होगी, तो ये टारगेट फिक्स करते हैं और बड़े लेवल पे हम लोग प्लान बनाते हैं। और ऐसे बहुत कुछ देश होते हैं जो चेंजेस जो बिना प्लान के होते हैं, कुछ भी रैंडम रेट ऑफ एक्शन लेकर आते हैं। जैसे हर देश अब बिना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्लान के एग्जाम्पल है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो नॉन प्लान तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देते हैं बाद में, जिसके कारण से उन्हें पछतावा झेलना पड़ता है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त डिपेंडेंसी के आधार पर, तो पहला आता है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ना तो हम किसी से कुछ चीज़ खरीदेंगे, हर चीज़ बनाने का प्रयास करेंगे। सेल्फ डिपेंड है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो हम खुद पैदा कर सकते हैं, वो उसका प्रोडक्शन हम खुद कर सकते हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट कहा जाता है। टोटली डिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरे देशों पर पूर्णतः निर्भर है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो दूसरे देशों पर पूर्णतः निर्भर हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्त तीसरे नंबर पे आता है फर्दर, अर्थात हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले उसको कुछ बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आधे से ज़्यादा देश फर्दर डिपेंडेंट के अंतर्गत आते हैं। आधे से क्या, सारे के सारे फर्दर डिपेंडेंट आते हैं। अगर हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ बेचेंगे ही। दोस्त इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन विद अदर द कंट्रीज, अगर दूसरे देशों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, यानी आज आप उनको कुछ बेच रहे हैं, उनसे कुछ खरीद भी रहे हैं, उनका सामान आपके यहाँ और आपका सामान उनके यहाँ अगर बिक रहा है, तो उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और अगर आपका रास्ता दूसरों के लिए, आपका द्वार दूसरों के लिए, देशों के लिए बंद है, ना तो आप उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ना तो उनका प्रोडक्ट बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे को कहा जाता है क्लोज। ना तो वहाँ कुछ बेचने जा रहे हैं, ना तो उनसे कुछ खरीद रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी। आधे से सभी देश के इसके एग्जाम्पल होते हैं ओपन के ही। तो ये एक कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन है। टॉपिक हमारा जो शुरू होगा वो अगले वीडियो से शुरू होगा, जिसमें हम सारे चीज़ों को कवर करेंगे, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान और बहुत सारी चीज़ें। कैसी लगी आपकी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपना सीयूटी का पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए जुड़िए विद्यांतरिक्ष के सीयूटी परिवार से। तब तक के लिए धन्यवाद।